हेलो एंड कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो बायोलॉजी वाला। आपके लिए लेकर आया हूं नेक्स्ट वीडियो जो कि हमारी 12th क्लास के चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से है। इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं, वहां उसका लिंक होगा। मैं आपको यहां करा रहा हूं नीट 2024 के लिए एनसीईआरटी बायोलॉजी से नीट की प्रिपरेशन। एक एक क्वेश्चन, एक एक बात, एक एक सवाल जो कि पेपर में आने वाला है, कहाँ से पूछा जाता है, कहाँ से किताबें आपसे सवाल पूछती हैं। और आपको सबको पता है पेपर एनसीईआरटी से ही होता है, लेकिन ये बात अलग है कि कहाँ से पूछा जाएगा। जहाँ जहाँ कॉन्सेप्ट्स की जरूरत है वो साथ साथ मैं आपको बताता हुआ चलूंगा, और साथ ही साथ आपको इस चैनल पर बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जो कि आपके काम की होंगी। तो लगातार मेरे साथ बने रहना और देखते रहना इन वीडियोस को। ओके भाई, तो चलिए करते हैं शुरू आज की वीडियो को। ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, आज का हमारा टॉपिक है यहाँ से शुरू। हमारा इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। देखो ऐसा हुआ कि जब मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने जो है मेंडल ने पाइजम सटाइवम मटर के प्लांट को चुना था। उस मटर के प्लांट पर उन्होंने कुछ कैरेक्टर्स को देखा जो कि कॉन्ट्रास्टिंग थे, जिसमें कि उसे तुलना कर सकते थे, लंबा छोटा मोटा पतला। इस तरह से उन्होंने 7 कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर्स को चुना, जिसके लिए उन्होंने ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स को चुना। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था ट्रू ब्रीडिंग क्या होता है, जिसमें कि आपका जो है वो मतलब दोनों जो जीन होते हैं, तो दोनों पेयर जो एलील का होता है वो एक जैसा होता है, होमोजाइगस कंडीशन होती है। तो उसको उन्होंने चुना या नहीं चुना तो बनाया उन्होंने उसकी सेल्फिंग करा करके, और फाइनली दे स्टार्टेड देयर एक्सपेरिमेंट्स ऑन पी प्लांट्स। तो अब उन एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले मेंडल जो जानना चाहते थे वो ये जानना चाहते थे कि जब हम किसी एक कैरेक्टर को ध्यान में रखकर रखते हैं और उसकी कंट्रास्टिंग वाले पेयर ऑफ प्लांट के साथ क्रॉस कराते हैं, तब हमें पहली जनरेशन में क्या मिलेगा देखने को। ठीक है ना, तो उस पर आधारित है ये सारी बात। तो अब ये देखते हैं सबसे पहले ये काम हुआ कैसे था। तो इसके लिए मेंडल ने एक चीज़ की थी जो कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। उसमें करते क्या है, क्योंकि आपको सबको पता है कि जो मटर का फ्लावर होता है, ये वाला देख लो आप, इसे ध्यान से देख लो, पर्पल कलर फ्लावर है। इस फ्लावर में एक खास बात यह है कि इसके पास फीमेल पार्ट भी है, उसके पास मेल पार्ट भी है। दैट मीन्स द फ्लावर इज बाइसेक्सुअल। फ्लावर जो है वो आपका बाइसेक्सुअल है। अब भाई बाइसेक्सुअल फ्लावर है और मान लो मुझे अपनी इच्छा से क्रॉस कराना है, मैं अपनी इच्छा से पॉलन ग्रेन्स डालना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे जो है उस प्लांट में मेल पार्ट को रिमूव करना पड़ेगा और उसे मेल बनाना पड़ेगा। समझ रहे ना बात को, मतलब फ्लावर का जो मेल पार्ट है उसको हटाना पड़ेगा, उसको फीमेल बनाना पड़ेगा। जिस भी फ्लावर को आप फीमेल बनाना चाहते हो उसको पहले मेल पार्ट को रिमूव करो और फिर वो जो है आपका फीमेल हो जाएगा। समझ रहे ना, तो ये प्रायोरिटी पे बात होती है, क्योंकि अगर मान लो आपने उसकी मेलनेस को नहीं हटाया तो आपके द्वारा किया गया एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं होगा। समझ आई। चलो देखते हैं। सबसे पहले सवाल यहाँ से पूछा जाएगा आपसे, इमैस्कुलेशन क्या होता है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम जब किसी फ्लावर का, बाइसेक्सुअल फ्लावर का मैस्कुलिन फैक्टर यानी मेलनेस को जो है रिमूव कर देते हैं तो उसे हम इमैस्कुलेशन कहते हैं। ठीक है, खूब पूछते हैं सवाल और इसका ऑप्शन यही रहता है कि रिमूवल ऑफ एंथर। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा कुछ चीज़ों को बताया। चलिए अब पढ़ते हैं क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ वन सच हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय द मेंडल वेयर ही क्रॉस्ड टॉल एंड ड्वार्फ पी प्लांट to study the inheritance of one gene. He collected the seeds produced as a result of this cross. तो इन्होंने क्या किया, पहले एक लंबे प्लांट का क्रॉस एक छोटे प्लांट से कराया, उसके बाद जो सीड मिले उनको बोया ज़मीन में, उससे फिर नए प्लांट जो उगे, दैट इज़ द फर्स्ट जनरेशन। वो आपकी पहली हाइब्रिड जनरेशन थी जो सीड से उगी। मतलब पहले लंबे का क्रॉस छोटे से कराया और जो सीड्स आए उनको बोया, तो उनके बोने के बाद जो ज़मीन में प्लांट उगा वो क्या था, आपका पहली जनरेशन थी, जिसे हम कहते हैं फिलियल। तो ये हम कहलाएंगे फिलियल 1, F1 से रिप्रेजेंट करते हैं। लिखा है, मेंडल ऑब्जर्व दैट ऑल द F1 प्रोजेनी रिजेंबल टू द वन पेरेंट। तो भैया ध्यान रखना, अगर मान लो लंबे छोटे से क्रॉस कराया था तो लंबे छोटे से क्रॉस कराने पे या तो वो छोटे आते सारे आए या फिर लंबे आए, इट डिपेंड्स। तो मेंडल वाले क्रॉस में सारे लंबे आए, तो जब सारे लंबे आए हैं तो मेंडल ने कहा कि भाई जब दो कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर में क्रॉस कराते हैं तो हमें पहली जनरेशन में उनमें से एक ही देखने को मिलता है। तो यहाँ लिखा है, मेंडल ऑब्जर्व दैट ऑल द F1 प्रोजेनी प्लांट्स वर टॉल लाइक वन ऑफ इट्स पेरेंट्स एंड नन ऑफ वर ड्वार्फ। कोई भी उनमें से छोटा नहीं था।
He made similar observations for the other pairs of trait. He found that the F1 always resemble either of the one parent and that the trait of the other parent was not seen in them. क्लियर है ना बात? तो मतलब दो में से एक आपको आने वाली जनरेशन में दिखाई देगा. समझ आई? गुड. आगे देखते हैं क्या लिखा है. फिर लिखा है मेंडल देन सेल्फ पॉलिनेटेड द टॉल F1 प्लांट. अब जो पहली जनरेशन में टॉल प्लांट मेंडल को मिले थे सारे के सारे, वो मेंडल के जो F1 प्लांट थे उनका मेंडल ने सेल्फ पॉलिनेशन कराया. दैट मीन्स सेल्फिंग कराई. अगर कहीं हम ये वर्ड यूज करते हैं सेल्फिंग, तो आप समझ जाना कि इसका मतलब है सेल्फ पॉलिनेशन कराया. एंड टू हिज सरप्राइज फाउंड दैट इन द F2 जनरेशन, फिर उसने देखा कि जो दूसरी जनरेशन थी आने वाली, उसमें कुछ ऑफस्प्रिंग जो पैदा हुई वो छोटी भी थी. द कैरेक्टर दैट वॉज नॉट सीन इन द F1 जनरेशन. तो F1 जनरेशन में तो हमें दिखाई नहीं दिया था. F1 में सारे के सारे प्लांट लंबे थे, पर जब F1 में मिले हुए लंबे प्लांट का आपस में क्रॉस कराया और फिर हमने देखा कि F2 जनरेशन में हमें क्या मिल रहा है, तो F2 जनरेशन में कुछ प्लांट छोटे भी थे. तो मेंडल सरप्राइज हुए कि ये कैसे आए, ये कहाँ से आ गए. फिर मेंडल ने कहा द प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट दैट वर ड्वार्फ वर 1/4 ऑफ द F2 एंड वाइल द 3/4 ऑफ F2 प्लांट वर टोल. मतलब 4 में से 3 जो थे वो टोल थे और लगभग 1 जो था वो 4 में से ड्वार्फ था. द टॉल एंड द ड्वार्फ ट्रेट वर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट एंड डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग. मतलब कोई भी मिक्सचर नहीं था. ऐसा नहीं था कि भाई जो है वो लंबा थोड़ा सा लंबा कम हो गया हो बीच का, ऐसा कुछ नहीं था. या तो लंबे ही मिले या फिर छोटे ही मिले. एंड सरप्राइज एंड ऑफ स्विंग वर आइदर टॉल और ड्वार्फ, नन वर इंटरमीडिएट बिटवीन द टू. उनके बीच का कोई नहीं था. ठीक है ना, दोनों के बीच का. तो मतलब यहाँ ब्लेंडिंग भी नहीं हुई, मिक्सचर भी नहीं हुआ. और ऐसा था कि कुछ ऐसा रहा होगा, मेंडल ने कहा कि कुछ ऐसा रहा होगा जो कि F1 वाले प्लांट के अंदर छुपा हुआ होगा, जो ड्वार्फनेस को कंट्रोल करता होगा. और जब हमने F1 वाले प्लांट की सेल्फिंग कराई तो वो निकल के प्रकट हो गया, बाहर आ गया और उसने ड्वार्फ बनाए. तो इस तरह से सोच करके कुछ बात है. मेंडल ने कहा कि ऐसा रहा होगा. मेंडल ने ऐसा सोचा. कैसा सोचा? मेंडल ने कहा कि अगर हम ये कहें कि एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए कोई फैक्टर्स होते हैं, हम समझेंगे ये बात. अगर हम ये कहें कि कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए फैक्टर्स होते हैं एंड फैक्टर्स आर कर इन पेयर. तो मान लो ये एक टॉल प्लांट है, ये उसके फैक्टर हैं 2, ऐसे समझो. और ये एक ड्वार्फ प्लांट है, ये उसके फैक्टर हैं 2. फैक्टर आर पेयर, इन पेयर. और फिर जब आगे हम रिप्रोडक्शन हुआ तो इसमें से एक फैक्टर आगे आया, इसमें से भी एक फैक्टर आगे आया. और यहाँ पर हमने देखा कि अगर ये प्लांट हमारा पहले वाला टोल था और अगर ये ड्वार्फ था, तो हमारा ये जो प्लांट हमें मिला ये कैसा हुआ? टोल हुआ. तो मेंडल ने कहा कि अगर हम इसे रिप्रेजेंट कर लें इस तरह से कि अगर हम इसे कैपिटल T से रिप्रेजेंट करें और इसको हम स्मॉल t से रिप्रेजेंट करें, तो यहाँ हमें जो प्लांट मिला वो कैपिटल T स्मॉल t मिला. और ये टॉल मिल रहा है क्योंकि जो सीड बोए और सीड बोने के बाद जो प्लांट पैदा हुआ वो कैसा हुआ? टॉल पैदा हुआ. तो मेंडल ने कहा F1 में जो टॉल प्लांट मिला है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है. क्यों? उन्होंने कहा कि जब दो कैरेक्टर मतलब दो फैक्टर जब कंट्रोल करते हैं, उन फैक्टर्स के जब साथ आते हैं वो फैक्टर, तो उन फैक्टर्स में से एक फैक्टर जो है वो फंक्शन शो कर रहा है अपना. मतलब टॉलनेस तो एक फैक्टर से आ रही है, तो वो डोमिनेंट फैक्टर कहलाएगा. और जो अपना कैरेक्टर शो नहीं कर पा रहा है वो फैक्टर रिसेसिव होगा. क्लियर है ना बात? तो आगे हम इसका कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे रिसेसिव डोमिनेंट का. पर अगर यहाँ देखें तो फंक्शनल फैक्टर जहाँ से आया है वो डोमिनेंट होगा, क्योंकि जो दिखता है पहली जनरेशन में जो आपको दिखाई दे रहा है फिनोटिपिकली, मतलब जो उसका रूप दिखाई दे रहा है फिनोटाइप, वो आपका क्या है? वो आपका डोमिनेंट होगा. जो नहीं दिखता वो आपका रिसेसिव होगा. समझ आई? तो उसने कहा मेंडल ने कि भाई ऐसा होगा कि दो जब हम कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर लेते हैं तो उनमें से एक रिसेसिव होता है, एक डोमिनेंट होता है. जो डोमिनेंट है वो पहली जनरेशन में दिखाई देता है. और ये भी आप ध्यान रखोगे पेयर ऑफ फैक्टर्स में से एक एक आगे आता है. अब ये अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हिसाब से देखो तो भाई यहाँ मियोसिस हुई होगी. मियोसिस होने से गैमेट बनते हैं और गैमेट में आपको पता ही है क्रोमोसोम की नंबर आधी आती है. मेंडल को तो उस टाइम क्रोमोसोम के बारे में जानकारी नहीं रही होगी. बाद में जो है क्रोमोसोम वगैरह की डिस्कवरी तो बहुत बाद में हुई. तो अब मेंडल ने तभी ये बता दिया था कि फैक्टर जो है वो पेयर में होते हैं, पेयर में से एक सेपरेट होता है और आने वाली जनरेशन में जाता है. और यहाँ पर आने के बाद हमें जो रिसेसिव वाला फैक्टर था उसका कुछ दिखाई नहीं दे रहा है.
फिर मेंडल ने कहा कि मैं पहली जनरेशन में मिले हुए प्लांट जो हमें पहली जनरेशन में प्राप्त हुए हैं उनकी मैं सेल्फिंग कराता हूँ। अगर हम इसकी सेल्फिंग कराएं, सेल्फिंग कराने पर क्या होगा, इसके पास दो तरह के गैमेट बनने की संभावना है। एक तरफ तो 50% गैमेट तो इसके कैपिटल टी वाले बनेंगे जिसमें कैपिटल टी फैक्टर होगा, एक बनेंगे इसके स्मॉल टी फैक्टर वाले जिसमें कि स्मॉल टी होगा। इधर भी ऐसे ही बनेंगे 50-50% गैमेट ऐसे होंगे जिनमें कि कैपिटल टी होगा और 50% ऐसे होंगे जिनमें स्मॉल टी होगा। ये बने, क्लियर है बात। और फिर अगर ये चांस हो जाए, मान लो ये मेल प्लांट है और मान लो ये आपका फीमेल प्लांट है, इसी तरह से ऊपर भी हम मान लो ये मेल है और ये आपका फीमेल है, ठीक है ना। तो अगर हम कहें कि ये मेल फीमेल है, अगर इसके मान लो पोलन ग्रेन इस पर डालेंगे तो उन पोलन ग्रेन्स के अंदर हो सकता है ये वाला फैक्टर हो, और जब वो इसके इस वाले फैक्टर से मिल जाएगा, अगर मिल गया तो चांस बनेगा लंबे प्लांट का, और अगर ये इसके साथ भी मिल सकता है तब हमारा चांस बनेगा फिर से लंबे प्लांट का। और अगर मान लो हमारा ये इससे मिलता है तो अब हमारा फिर से चांस बन रहा है एक लंबे प्लांट का। और लेकिन लास्ट में अगर मान लो ये इसके साथ मिलता है तो हमारा चांस बन रहा है एक छोटे प्लांट का। तो ऐसा, तो ये जो पेपर पर रिप्रेजेंटेशन आप देख रहे हो ये बाद में हुआ है। पहले मेंडल ने जब यहाँ पर F1 में मिले हुए प्लांट की सेल्फिंग कराई, जब इसकी सेल्फिंग हुई, यहाँ पर सेल्फिंग होने पर क्या हुआ कि उसे जो है बाद में ये ड्वार्फ प्लांट भी देखने को मिले। और मेंडल का जो सैम्पलिंग साइज था वो बहुत ज़्यादा था, ऐसे मिला मान लो 500 प्लांट में से 100 आपके, सॉरी या जो भी 500 में से 50 है इतने मिले और बाकी इतने मिले। इस तरह से मेंडल के बाद जो रेशो बैठा वो रेशो लगभग बैठ गया है 3:1 का। मतलब जो आपके 3/4 हैं वो तो हैं टॉल और जो 1/4 है वो आपका है ड्वार्फ। समझ आई। तो यही खेत में मिला था। फिर मेंडल ने इसी को ही बाद में कॉपी पे काम किया इस तरह से जैसे हमने बनाया है कि भाई अगर हम ये मान लें कि फैक्टर पेयर में होते हैं, ऐसा मेंडल को तब लगा फैक्टर पेयर में होते हैं क्योंकि जब सेल्फिंग कराने के बाद F2 जनरेशन में मेंडल को ड्वार्फ दिखाई दिए, तो ड्वार्फ दिखाई देने पर मेंडल ने कहा कि भैया ये तो ऐसा है कि इसका मतलब तो जो ये F1 वाला था ये ड्वार्फनेस का फैक्टर अपने अंदर छुपा के बैठा था। इसका मतलब तो यही होगा कि जो F1 वाला प्लांट था उसने अपने अंदर ड्वार्फनेस के फैक्टर को छुपा रखा था। तो इसका मतलब तो ये है कि F1 वाले के पास फैक्टर दो रहे होंगे, एक ड्वार्फनेस का फैक्टर रहा होगा, एक टॉलनेस का फैक्टर रहा होगा। और उस टाइम पर ड्वार्फनेस का फैक्टर अकेले काम नहीं करता है, और जब ड्वार्फनेस का फैक्टर अपने जोड़ीदार के साथ मिल जाता है, पेयर बना लेता है, तो वो अपना फंक्शन दिखाता है, यानी कि प्लांट को ड्वार्फ कर देता है। जब तक उस फैक्टर के साथ में आपका टॉलनेस का फैक्टर रहेगा तब तक वो काम नहीं करता है। ऐसा मेंडल ने हाइपोथेटिकली एक बात करी। तो उसी के हिसाब से मेंडल ने अपनी जो स्टैटिस्टिकल डाटा था, मैथ था, उसको इसमें घुसा दिया। और ये सारा का सारा चांस इवेंट है। चांस इवेंट का मतलब ये है कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ तो ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा ही, ऐसा जरूरी नहीं होता। ये तो बस एक बात है, ठीक है ना। और ये 3/4 1/4 या 3:1 का जो फिनोटाइपिक रेशो है ये आपको तभी देखने को मिलता है जब आपका सैम्पलिंग साइज बहुत बड़ा हो। अगर आप एक ही प्लांट का क्रॉस कराओगे तब आपको 3:1 का रेशो देखने के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ पर अगर आप जीनोटाइप देखो तो ये 1 और 2 एंड 1, तो जीनोटाइपिक रेशो जो आपका होगा वो आपका होगा 1:2:1, यानी जीन रूप जो है वो आपका ऐसा होगा। तो ये ध्यान रखना। तो ये आपका एक कैरेक्टर को ध्यान में रख के किया गया क्रॉस है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। इसमें आपको 3:1 का रेशो मिलता है। और अगर कभी कोई सवाल मिले इस तरह का कि एक प्लांट में हमें क्रॉस कराने पर 650 ऐसे मिले, 350 ऐसे मिले, तो ये क्या दिखाता है, तो ये 3:1 रेशो है, इसे ध्यान रखना। इस तरह के सवाल बना देते हैं कभी कभी से, है ना। तो ये है आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसमें हमने F2 जनरेशन तक देखा। इसी के आधार पर दो लॉ मेंडल के हम आगे पढ़ने वाले हैं जिसमें कि बताया गया है लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो वो इस पर बेस्ड हैं, ठीक है ना। अभी इस डाटा को पढ़ते हैं। क्या लिखा है यहाँ लिखा है कि सिमिलर रिजल्ट्स वर ऑब्टेन विद अदर ट्रेट्स दैट ही स्टडीड। ओनली वन ऑफ द पेरेंटल ट्रेट्स वाज एक्सप्रेस्ड इन द F1 जनरेशन, while at the F2 stage both the traits were expressed in the proportion of 3:1. The contrasting trait did not show any blending। बार बार कह रहे हैं, जैसे मान लो अगर आप पर्पल फ्लावर का क्रॉस वाइट से कराओगे तो या तो पर्पल मिलेंगे या वाइट। ऐसा नहीं होगा कि भाई पर्पल और वाइट मिलके कलर बन जाएगा, ये नहीं होगा,
या आप आगे जाके समझ भी जाओगे क्यों नहीं होगा ऐसा, ठीक है। अभी के लिए आप समझो ब्लेंडिंग नहीं है, मतलब दोनों फैक्टर जो है वो एक दूसरे से अलग रहते हैं। अभी तो हमें पता चल गया, आज की तारीख में तो पता है कि एक क्रोमोसोम ये होता है, एक दो होता है, पेयर होता है, एक पे जीन यहाँ होता है, एक पे जीन यहाँ होता है, तो ये आपस में मिक्स तो क्या ही हो जाते हैं, मिक्स तो होते हैं। यहाँ पर मेंडल को इसके बारे में पता नहीं था, वो तब भी ये कह रहे थे कि फैक्टर सेपरेट होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं, तभी वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट भी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पर आपको मिलेगा एक कहानी लिखी हुई। बेस्ड ऑन दीज ऑब्जर्वेशंस मेंडल प्रपोज दैट समथिंग वाज बीइंग स्टेबली पास डाउन। मेंडल को लगा कि कुछ चीज़ ऐसी है जो कि बिना मिक्स हुए, बिना खराब हुए आगे आने वाली जनरेशन्स में ट्रांसफ़र हो रही है। एंड अनचेंज फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग थ्रू द गैमेट्स ओवर सक्सेसिव जनरेशंस ही कॉल्ड दीज थिंग्स आर फैक्टर्स। इन्होंने इसे क्या कहा, फैक्टर्स कहा। नाउ वी कॉल दैम जीन्स, अब उन्हें हम क्या कहेंगे, जीन्स कहते हैं। तो आज की तारीख में मेंडल के जो फैक्टर थे वही जीन हैं। एंड जीन्स देयरफॉर आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये भी सवाल है यहाँ पर, ये सवाल नोट कर लें। जीन जो है वो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, आप ये दो बातें नोट कर लें यहाँ से। केमिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं डीएनए को, एंड फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं क्रोमोसोम को। तो दो बात ये भी नोट कर लो, कभी कभी काम आ जाती है, ठीक है ना। चलिए फिर यहाँ लिखा है कि दे कंटेन द इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट। यानी जीन्स के पास एक ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो कि किसी भी ट्रेट को प्रदर्शित करने में मदद करती है, यानी जीन के पास ही सूचना होती है। तो अब पढ़ेंगे हम आगे चल के वो सूचना क्या होती है। जीन्स विच कोड फॉर ए पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट आर नोन एज एलील। तो हमने बताया किसी भी जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म जो होती है उसे एलील कहते हैं। जैसे कि लंबा छोटा दो आपस में दो ट्रेट हैं, और लंबे को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग एलील है और छोटे को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग एलील है। मतलब जो दो ट्रेट, जितने ट्रेट होते हैं, मैंने पहले वाली वीडियो बताई थी, कल वाली वीडियो जरूर देख लेना जिन्होंने देखी है, वो नीचे जाके देख लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वहाँ मैंने बताया कि भाई जितने ट्रेट है उतने एलील होंगे, ऐसा आप समझ लो। एंड दे आर स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम जीन। तो ये भी एक डेफिनेशन है कि एक ही जीन की थोड़ी सी डिफरेंट फॉर्म होती है। देखो इन्वायरमेंटल फ्लक्चुएशन से, म्यूटेशन से, किसी भी तरह से किसी भी जीन में कोई परिवर्तन हो सकता है, जिसके कारण नए एलील पॉपुलेशन में पैदा होते हैं। ऐसा नहीं है कि पॉपुलेशन में एलील होते ही हैं पहले से, नहीं, पॉपुलेशन में एलील बदलते रहते हैं, बनते रहते हैं, ऐसा है। और कुछ एलील समाप्त भी हो जाते हैं। इफ़ वी यूज अल्फाबेटिकल सिंबल, अब ये थोड़ी कहानी है, जल्दी जल्दी पढ़ के खत्म करता हूँ क्योंकि ये काम का नहीं है। लिखा है कि इफ वी यूज अल्फाबेटिकल सिंबल फॉर ईच जीन देन द कैपिटल लेटर यूज फॉर द ट्रेट expressed at the F1 stage and the small alphabet for the other trait. For example, in case of the character of height, capital T we used here, और जो डोमिनेंट है उसके लिए, और दूसरे के लिए dwarf स्मॉल t यूज करते हैं। कैपिटल T एंड स्मॉल t एलील आर एलील ऑफ ईच अदर, ये दोनों आपस में एक दूसरे के एलील हैं। हैंस इन प्लांट द पेयर ऑफ एलील फॉर हाइट वुड बी कैपिटल T हो सकता है, फिर कैपिटल T स्मॉल t होगा, या फिर स्मॉल t होगा। मेंडल ऑल्सो प्रपोज दैट इन ट्रू ब्रीडिंग, ये मार्क कर लेना, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट में टॉल और ड्वार्फ पी वेराइटी द एलिलिक पेयर ऑफ जीन ऑफ फॉर हाइट एंड आर होमोजाइगस। तो मैंने बताया था जो ट्रू ब्रीडिंग होते हैं वो आपके ऐसे होते हैं, होमोजाइगस होते हैं। मतलब ट्रू ब्रीडिंग मतलब प्योर भी कह सकते हैं, मतलब प्योर। तो ये प्योरनेस है, इसका मतलब दोनों एलील समान है। एंड कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आर कॉल्ड जीनोटाइप ऑफ द प्लांट, वाइल द डिस्क्रिप्टिव टर्म, जो वो प्रदर्शन करते हैं, कोई भी आपका जीनोटाइप, कोई भी जो जीनोटाइप होता है वो जो कैरेक्टर को शो करता है उसे हम फिनोटाइप कहते हैं। एंड व्हाट व्हेन डू विद व्हाट देन वुड बी द फिनोटाइप ऑफ प्लांट दैट हैड जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसका होगा टॉल, क्योंकि इसमें से जो फंक्शनल एलील है वो है कैपिटल टी, तो ये डोमिनेंट होगा, ठीक है ना। चलिए, As Mendel found the phenotype of the F1 heterozygote capital T small t to be exactly like the capital T, मतलब मेंडल ने पता क्या देखा, मेंडल ने देखा कि जो कैपिटल टी टॉल है ना, उतना ही टॉल है कैपिटल T स्मॉल t, बराबर टॉल है ना। एंड टू बी एग्जैक्टली लाइक द कैपिटल T parent in the appearance. He proposed that in a pair of dissimilar factor, one dominate the other and hence is called the dominant factor. वाई द अदर फैक्टर रिसेसिव, मतलब यार देखो, जो फंक्शनल होता है वो डोमिनेंट होता है, जो काम नहीं करता वो रिसेसिव होता है। रिसेसिव फैक्टर अपना प्रदर्शन तभी कर सकता है जब वो पेयर में होगा, ये वाली बात ध्यान रखना, सिंगल में नहीं होगा। मतलब रिसेसिव वाला एलील जो होगा अगर अकेला होगा तो वो कैसे काम करेगा भाई, बराबर वाला एलील तो उसका डोमिनेंट होगा, मतलब वो फंक्शनल होगा। फंक्शनल मतलब प्रोटीन बनाएगा, जीन तो पता है ना क्या बनाते हैं, प्रोटीन,
और प्रोटीन उसकी काम करेगी, है ना। इन दिस केस कैपिटल टी फॉर टॉलनेस इज डोमिनेंट ओवर द स्मॉल टी फॉर ड्वार्फनेस, दैट इज रिसेसिव. ही ऑब्जर्व्ड identical behavior for all the other characters traits pair that he studied. It is convenient and logical to use the capital and lower case of an alphabetical symbol to remember this concept of dominance and recessiveness. तो ये कह रहे कैपिटल टी और स्मॉल डी यूज ना करें, ये अच्छी बात नहीं होती है. आप प्रॉपर वैसे ही यूज करें जैसे बताया गया है ना. मतलब उसी लेटर से ही जो डोमिनेंट वाला है उसी का छोटा बना लें. रिसेसिव के लिए भी ऐसा ड्रामा ना करें, ठीक है. ये पर्पल के लिए पी लिखे, वाइट के लिए डब्लू, ऐसा ना करें. पर्पल के लिए कैपिटल पी लिखें तो वाइट के लिए भी स्मॉल पी लिख लें. ये वाली बात समझाना चाह रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है. चलो फिर लिखा है यहाँ पर कि सिंस द कैपिटल टी स्मॉल टी प्लांट इज हेट्रोजाइगस, बहुत बड़ी कहानी दी है ना. तो ये कह रही है कि भाई सिंस द कैपिटल टी स्मॉल टी प्लांट इज हेट्रोजाइगस फॉर जीन्स कंट्रोलिंग वन कैरेक्टर हाइट इज मोनोहाइब्रिड. अगर आप एक कैरेक्टर को ध्यान में रखते हो तो वो आपका कंडीशन मोनोहाइब्रिड होगा. एंड क्रॉस बिटवीन कैपिटल टी एंड टी इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस. फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन दैट द रिसेसिव पेरेंटल ट्रेट इज एक्सप्रेस विदाउट एनी ब्लेंडिंग इन द F2 जनरेशन. तो ये कह रहे भाई मिक्सचर कुछ नहीं हुआ है, ध्यान रखना. मिक्सचर वाला सीन अभी नहीं है, बिल्कुल भी मिक्स नहीं होता. कभी भी ऐसे नहीं होता कि एक जीन की प्रोडक्ट, मतलब एक एलील की एक प्रोडक्ट है और बराबर वाले एलील की दूसरी प्रोडक्ट है, दोनों आपस में मिक्स होगी और कुछ बन गया, ये नहीं होता. तो ये ध्यान रखना. फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन दैट द रिसेसिव पेरेंटल ट्रेट इज एक्सप्रेस्ड विदाउट एनी ब्लेंडिंग इन द F2 जनरेशन, वी कैन इन्फर दैट व्हेन द टॉल एंड द ड्वार्फ प्लांट प्रोड्यूस गैमेट. इसका मतलब ये समझ रहे हैं क्या कि जब टॉल प्लांट अपने गैमेट बनाता होगा, क्योंकि जनरेशन में जाता क्या आगे, गैमेट जाते हैं. माता पिता से आगे क्या मिलता है, गैमेट. तो ये कह रहे हैं जब वो गैमेट बनाता होगा ना, बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस the alleles of the parental pair separate or segregate from each other and only one allele is transmitted to a gamete. मतलब अगर कैपिटल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो एक गैमेट में या तो स्मॉल टी जाएगा या फिर कैपिटल टी जाएगा. दोनों ही एक गैमेट में इकट्ठे नहीं जाएंगे क्योंकि मियोसिस होगी. पेयर में थे, आपको पता है मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर आधी हो जाती है, ठीक है ना. एंड दिस सेग्रीगेशन ऑफ एलील इज रैंडम प्रोसेस. रैंडम का मतलब है किसी भी गैमेट में कोई सा भी जा सकता है, जरूरी नहीं है कोई जाएगा. एंड सो देयर इज a 50% चांस ऑफ a gamete containing either allele as has been verified by the results of the crossing. In this way the gamete of the tall capital T plants have the allele capital T and the gamete of the dwarf वाले में small t होगा. During fertilization the two allele capital T from the one parent say through the pollen. एक के पॉलन ग्रेन से मान लो कैपिटल टी आया, दूसरे के से मतलब एग से स्मॉल टी आया, तो वो जुड़ करके क्या बना देंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी बना देंगे, है ना. सिंस दीज हाइब्रिड को क्या कहते हैं आपको पता है कि ये जो है हेट्रोजाइगस कहलाती है कंडीशन. द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट बाय द पेरेंट, द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, द F1 एंड F2 प्लांट कैन बी अंडरस्टूड बाय डायग्राम कॉल्ड पुनेट स्क्वायर. तो यहाँ पर हम एक बात करते हैं, एक थ्योरी का सवाल है, बच्चों से पूछा जाता है कि पुनेट स्क्वायर क्या होता है, व्हाट इज पुनेट स्क्वायर. तो पुनेट स्क्वायर जो एक डब्बा होता है, बॉक्स होता है, जो कि रेजिनाल्ड सी पुनेट ने, R.C. पुनेट ने बनाया था, जो कि ब्रिटिश साइंटिस्ट थे. ये सवाल आ सकता है. इट इज़ ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ये पूरी लाइन डेफिनेशन क्वेश्चन में लिख के आनी पेपर में कि भैया इट इज़ ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग इन द जेनेटिक क्रॉस. द पॉसिबल गैमेट आर रिटन ऑन टू साइड, यूजुअली द टॉप रो एंड लेफ्ट कॉलम. All possible combinations are represented in the box below the squares, which generate a square output form. The Punnett square shows the parental tall capital TT and male and dwarf TT. ये मैं बना के दिखाता हूँ, आपको बना भी रखा है यहाँ पर, आप इसे देखो. ये Punnett square है. ऊपर वाला भी देख लो. एक तरफ तो कह रहे, एक तरफ तो गैमेट लिखते हैं और अंदर लिखते हैं जाइगोट, मतलब यहाँ जाइगोट लिखे जाएंगे जो फर्टिलाइजेशन के बाद बनेंगे. देखो कुछ नहीं किया है, एक तरफ यहाँ लिख दिया डब्बे पे, मतलब जो बॉक्स बनाया इन्होंने इस पर लिख दिया कैपिटल टी और इधर भी स्मॉल टी. तो यहाँ तो F1 जनरेशन है तो सारे एक जैसे मिलेंगे. फिर ये आपका F2 बनाई तो इसमें भी आप देखो क्या किया, यहाँ स्मॉल टी कैपिटल टी. एक बार कैपिटल टी का क्रॉस होगा तो ये बनेगा, अगर ये इससे मिलेगा तो ये बनेगा, अगर ये इससे मिलेगा तो ये बनेगा, ये मिलेगा तो ये बनेगा. मतलब 4 चांस बन सकते हैं यहाँ पर के. इन 4 चांस में आपको बता दिया गया था, पहले ही मैंने पढ़ाया है कि फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 होगा, जीनोटाइपिक रेशियो 1:1 होगा. इस डब्बे को अपन कहते हैं पुनेट स्क्वायर. अगर आपको प्रॉब्लम हो तो देख लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है.
तो यहाँ लिखा है कि द पॉसिबल गैमेट आर रिटन ऑन टू साइड, यूजुअली द टॉप रो एंड लेफ्ट कॉलम. ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आर रिप्रेजेंटेड इन बॉक्सेस below in the squares which generate a square output form. The Punnett square show the parental tall capital T male and dwarf small t female plant. The gamete produced by them are F1 capital T small t progeny. The F1 plant of genotype capital T small t are self-pollinated. आपको पता है सेल्फ पोलिनेशन के बाद क्या होगा, 50% गैमेट में कैपिटल टी जाएगा, 50% में स्मॉल टी जाएगा. वो उससे मिल गया तो वैसा होगा, वो उससे मिल गया तो वैसा होगा. इतनी बड़ी कहानी लिखी है भैया, मेरे बस के तो होनी नहीं पढ़नी, बोरियत हो रही है, तो फटाफट से सोच रहा हूँ पढ़ देता हूँ. लिखा है द सिंबल ऑफ, ये सिंबल फीमेल का है भाई, ये सिंबल मेल का है, पता होना चाहिए. एंड आर यूज टू डिनोट द फीमेल एंड मेल पॉलन ऑफ द F1 जनरेशन रिस्पेक्टिवली. The F1 plant of the genotype capital T small t when self-pollinated produces gamete of the genotype capital T and small t in equal proportion. मतलब ठीक है, 50% वैसे बनेंगे, 50% वैसे बनेंगे. फिर लिखा भी है when fertilization takes place the pollen grains of genotype capital T have 50% chance to pollinate the egg of the genotype T as well as the genotype small t. ठीक है, मतलब यार एक तरफ भी कैपिटल टी स्मॉल टी है, इधर भी कैपिटल टी स्मॉल टी है. अरे इसके कैपिटल टी, इसका स्मॉल टी, दो गैमेट हुए, तो इसका 50% चांस है ना, या तो ये इसके साथ जाएगा या इसके साथ जाएगा. ये कैसी बात है, तो सबको पता लग गया वो, है ना. इस तरह आगे भी लिखा है ऑल्सो पोलन ग्रेन ऑफ जीनोटाइप टी हैव 50% चांस टू मीट विद द कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. ठीक है, चलो. और फिर कह रहे हैं कि हमारे पास जो है रिजल्टेंट जाइगोट जो बनेंगे वो कैपिटल टी बनेंगे और कैपिटल टी बनेंगे और स्मॉल टी बनेगा. ठीक है ना. वो आगे लिखा है फ्रॉम द पुनेट स्क्वायर इट इज इजीली सीन दैट, हमने देखा था, अभी पढ़ा भी है आपने, कि 1/4 ऑफ द रैंडम फर्टिलाइजेशन लीड टू कैपिटल टी, 1/2 लीड टू द कैपिटल टी, 1/4 कैपिटल स्मॉल टी, मतलब आपका 1:1 का रेशियो है. Though the F1 have genotype capital T small t, but the phenotypic character seen in is tall at F2, 3/4 of the plant are tall. F2 में आपको 3/4 क्या मिले, tall मिले, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं. Where some of them are capital T while others are capital T small t. Externally it is not possible to distinguish between the plant. आप बाहर से देख करके कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी को बता नहीं सकते कि कौन सा लंबा है. ठीक है ना, वो तो लंबे मतलब उतने ही लंबे हैं दोनों के दोनों. ठीक है ना. एंड हैंस द कैरेक्टर कैपिटल टी और टॉल इज सेड टू बी डोमिनेट ओवर द अदर स्मॉल टी. तो ठीक है ना, मतलब क्योंकि यार जब आपको F1 में दिखाई नहीं दिया तो मतलब F1 में आपको टॉल ही दिख रहा है, तो सीधी बात ये है कि भाई उसका जो है वो कैपिटल टी जो है वो स्मॉल टी के ऊपर डोमिनेट कर रहा है. ठीक है. इट इज दस ड्यू टू दिस डोमिनेंस ऑफ वन कैरेक्टर ओवर द अदर दैट ऑल द F1 आर टॉल दो द जीनोटाइप इज कैपिटल टी स्मॉल टी. And in the F2, 3/4 of the plant are tall, though genotypically 1/2 are capital T small t and only 1/4 are small t or capital T. This lead to the phenotypic ratio 3/4 tall, 3/4 tall है, इसमें 1/4 ये हैं और एक 1/2 capital T small t हैं. ये तो पता ही है हमें. और जो एक है 1/4 वो small t है. तो कह रहे 3:1 phenotypic ratio है, 1:1 genotypic ratio है. ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है. लिखा है 1/4 1/2 1/4 रेशियो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, सॉरी कैपिटल टी स्मॉल टी इज मैथमेटिकली द कंडेंसेबल टू द फॉर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सप्रेशन a+b का होल स्क्वायर है ये. तो ये कह रहे अगर आप उसको खोल लोगे तो आपका ये बन जाएगा. अगर हम कहेंगे a+b का होल स्क्वायर, नहीं 1/2 कैपिटल टी प्लस 1/2 स्मॉल टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 कैपिटल टी 1/2 स्मॉल टी इंटू 1/2, ये तो दोबारा लिखा है और फिर ये बन जाएगा. मतलब a+b का होल स्क्वायर है, मतलब ये बन गया a² प्लस b² प्लस 2ab, वो वाला सीन है. ठीक है. तो नीचे फिर से लिखा है कि मेंडल सेल्फ पॉलिनेटेड द F2 प्लांट एंड फाउंड दैट F2 प्लांट कंटिन्यू टू जनरेट ड्वार्फ प्लांट इन F3 एंड F4 जनरेशन. लगातार आगे करता रहा मेंडल क्रॉस और उसे मिला के ड्वार्फ प्लांट आते रहते हैं आगे भी. He concluded that the genotype of the dwarf was homozygous, and what do you think he would have gotten had he self-pollinated a tall F2 plant? तो भाई अगर ये कह रहे हैं कि अगर मान लो एक टॉल F2 प्लांट का क्रॉस कराया जाएगा तो आपको क्या मिलेगा. तो यार टॉल F2 का तो इस वाले का अगर कराओगे मतलब डिपेंड करता है, अगर आप इसका क्रॉस कराओगे तो क्या मिलेगा, या फिर आप टॉल F2 में ये भी आ सकता है इसका सेल्फिंग कराओगे तो क्या मिलेगा. अगर आप इसकी कराओगे तो सारे टॉल आएंगे, इसके कराओगे तो फिर से वही आएगा 3:,
1 यानी 1:2:1 रेशो मिलने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ तक की तो बात थी ये आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस की, और इस वीडियो में यहीं तक रखता हूँ। लंबी हो रही वीडियो, इससे लंबी मैं बनाता नहीं हूँ क्योंकि आपको पढ़ने में दिक्कत होगी। तो आपको पार्ट 3 फिर मिल जाएगा इससे आगे के पढ़ने के लिए। आपको पार्ट 1 मैंने बना दिया, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इससे पहले के जो चैप्टर है उनका भी लिंक है। 11th क्लास की वीडियो आ रही है उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। लगातार आप चैनल के साथ बने रहना। इस वीडियो को यहीं तक रोकता हूँ, ज़्यादा नहीं बढ़ाता। आगे टेस्ट क्रॉस वाला पार्ट है उसको अलग ही रखते हैं, इसके साथ मिक्स नहीं करते हैं। तो होपफुली आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस पता चल गया होगा, वो तो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पूरा पढ़ना होता है क्योंकि एनसीईआरटी कहीं से भी पेपर में एग्जाम में सवाल पूछती है, कुछ भी पूछती है। इनका कोई भाई धर्म नहीं है, कुछ भी पूछ सकते हैं, आपको फेल करना है इनका धर्म। तो उस पर काम करते हैं। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट करना, शेयर करना, दोस्तों को जरूर भेजना और बने रहना मेरे साथ। टेक केयर, बाय बाय। पूरी देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।